हेलो बेटा। सभी को गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक हमारा क्लासरूम में नहीं हो पाया, छुट्टी पे था मैं, थोड़ी तबीयत डाउन है, वॉइस प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कुछ होती तो मैं आ जाता स्कूल। बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ है, इसलिए मैं आज के टॉपिक का ना आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में, जहाँ से हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी, वहाँ से आप नोट डाउन करना शुरू करेंगे। और ये हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो से, और कल हम एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम करंट लाइबिलिटीज़ की मेन हेडिंग में पहुंच गए थे। तो करंट लाइबिलिटीज़ किन को कहा जाएगा? वो लाइबिलिटीज़ जो कि पेड करनी है, जो कि एक कंपनी को पेड करनी है विदिन 12 मंथ्स, यानी जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन हमारे पास काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि उन लाइबिलिटीज़ में से कितना पार्ट हमें अगले 12 महीनों में चुका देना है। तो 12 महीनों में जो पैसा हमें चुका देना पड़ेगा, तो वो पैसा हम आइडेंटिफाई करके और उसको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में लिख देंगे। आगे लिखा है, और विदिन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। या तो आप देखोगे 12 मंथ्स या देखोगे ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है तो आप कंपेयर कर लेना कि बैलेंस शीट से 12 महीनों के अंदर अंदर जो लायबिलिटी चुकाएंगे हम, उनको करंट माना जाएगा। और अगर ये नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है, तो आप होगी कि ऑपरेटिंग साइकिल जितने भी महीने का होगा, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 20 महीने, जितने भी टाइम का ये होगा, तो उतने टाइम की लाइबिलिटीज़ को हम क्या मानेंगे? करंट लाइबिलिटीज़। देखिए आगे, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड होता है जिसमें कि हम किसी भी एसेट को एक्वायर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, यानी उसको हम यूज करने वाले हैं, और जिस दिन वो हमारे पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी उस दिन तक का पीरियड। आज हमने कोई एसेट एक्वायर करी और उसके ऊपर हमें प्रोसेस करना है। हमने उससे रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसको हमने मशीनों में डाला, फिर और प्रोसेस किया, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आया। फिर हमने उसको बेचा, बेचने के बाद कस्टमर ने पैसे दिए। तो जिस दिन हमने वो एसेट परचेज की थी और जिस दिन उसका फाइनली पैसा हमें रिसीव हो जाएगा कस्टमर से, उस सारे पीरियड को बोला जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है बेटा, आगे देखिए, लिखा है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता, यानी आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को नॉर्मली 12 महीने लेकर चलेंगे। अगर कंपनी को ये नहीं पता कि वे ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हो किसी भी तरीके से, तो 12 महीने के पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल मान लेंगे। और अगर गिवन है तो हम उतने ही पीरियड को मानेंगे। अगर दिया है कि ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने है तो 8 महीने मान लेना। गिवन है ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीनों का है तो उनको ऑपरेटिंग साइकिल मान लेना। अब इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल को कंसिडर क्यों करते हैं? वाई ऑपरेटिंग साइकिल इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये क्या बला है और कहाँ से आई और क्यों इतनी महत्वपूर्ण बन रही है? तो देखिए, लिखा है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है वो सारी करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। जितनी भी एसेट्स इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमें कैश में कन्वर्ट होके मिल जाएंगी, उसे करंट एसेट माना जाएगा। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल हमने एक ऐसा तरीका बना लिया कि इस पीरियड के अंदर जो भी लाइबिलिटी आप चुकाओगे वो करंट मानी जाएंगी सारी। इस दौरान आप जो भी पैसा रिकवर कर लोगे किसी से भी, वो करंट एसेट्स मानी जाएंगी। इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आगे लिखा बेटा, पेज नंबर 2 पे, ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीनों से बेटा कम का भी हो सकता है, 12 महीनों का भी हो सकता है, और 12 महीने से ज़्यादा का भी हो सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कैन ऑपरेटिंग साइकिल बी लेस देन 12 मंथ्स, कैन ऑपरेटिंग साइकिल बी मोर देन 12 मंथ्स? देन यू विल से यस, ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 12 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ ऑपरेटिंग साइकिल इज़ लेस देन 12 मंथ्स। मान लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम का है, 12 महीनों से कम का है, मैं मान लेता हूँ से 9 मंथ्स।
मैं कह देता हूँ भी 9 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल चलता है किसी भी कंपनी में। तो अब आपको ये देखना है कि इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी पैसा आप चुकाओगे किसी भी व्यक्ति को, वो सारा का सारा पैसा आप करंट लायबिलिटी में कंसिडर करोगे। देन ऑल लायबिलिटीज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, सॉरी ये 9 मंथ्स वाला भी स्किप करना। अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीनों का है तो आपको करना क्या है, उस टाइम जितनी भी लायबिलिटीज़ आप 12 महीनों में चुकाओगे उन्हें करंट लायबिलिटीज़ माना जाएगा। देखो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम का है, 6 महीने है, 8 महीने है, 10 महीने है, 11 महीने है, 9 महीने है, तो आपको उस टाइम क्या प्रोसेस अपनाना है, आपको उस टाइम पीरियड लेना है 12 महीने। 12 महीने के अंदर जो भी लायबिलिटीज आप चुकाओगे वो सारी करंट मानी जाएंगी। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल जैसे एग्जांपल भी दिया मैंने कि क्रेडिटर्स को 11 महीनों में चुकाना है और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 8 महीने का, तो हमने क्या कहा भाई ऑपरेटिंग साइकिल जब 12 महीनों से कम का होता है तो हम ये देखते हैं कि 12 महीनों में जो भी लायबिलिटी चुकाएंगे उनको करंट माना जाएगा। क्रेडिटर्स हमें कब चुकाने हैं 11 महीनों में, इसका मतलब ये 11 महीने जो क्रेडिटर्स हैं वो 12 महीनों में फॉल कर रहे हैं, इसलिए इन क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज़ माना जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल जब भी 12 महीनों से कम का होता है तो आपको 12 महीनों में जो लायबिलिटी चुकानी है उनको करंट मानना है। आगे है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से ज़्यादा का बन जाता है, कंपनी कहती थी कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 15 महीने का है, तो उस टाइम आप क्या देखोगे, उस टाइम आप यह देखोगे कि इस 15 महीनों के अंदर जो जो लायबिलिटी चुकानी है वो करंट मानी जाएगी। देखो बिल्कुल एकदम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीनों से कम का है तो 12 महीनों में जो लायबिलिटी चुकनी है उनको करंट माना जाएगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीनों से ज़्यादा का है तो उस पीरियड के अंदर, इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी लायबिलिटी फॉल करेंगी उनको करंट माना जाएगा। तो यहाँ हमने मान लिया ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है, तो अब आप देखोगे कि 15 महीनों के अंदर जो जो लायबिलिटी चुकानी है उनको करंट माना जाएगा। अदरवाइज हम क्या पढ़ते आए हैं कि 12 महीनों की लायबिलिटी को करंट माना जाता है, 12 से ऊपर को नॉन करंट माना जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल ही अगर आपका 12 महीनों से ऊपर चला गया तो आपकी लायबिलिटी का जो पीरियड है वो भी उस पीरियड के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा। अब 15 महीनों की लायबिलिटीज़ को करंट माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दिया मैंने, यदि कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने है तो हम देखेंगे कि जितनी भी लायबिलिटी इन 14 महीनों के अंदर चुकानी है उन्हें करंट माना जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा अगले पेज पर अब हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कितनी सब हेडिंग्स आती हैं और हर सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आइटम फॉल करते हैं। सब हेडिंग्स एंड देयर कंटेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ लिखा है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम अवधि की ऋण। देखो जब तक ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में ना हो तब तक आपको ये वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा है ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ये सिर्फ एक अलग से सिचुएशन है जो पूछी जा सकती है। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है 12 महीने करंट के लिए होते हैं, 12 से ज़्यादा महीने नॉन करंट के लिए होते हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल का कहीं जिक्र है क्वेश्चन में तो ही आपको ये वाला जो पेज है इसके प्रोविज़न अप्लाई करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। अब जैसे हमने कहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग साइकिल का रोल नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 12 महीने। ठीक है बेटा? अच्छा, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है कम अवधि के आपने जो उधार ले रखे हैं, किसी से भी लो, चाहे बैंक से लो, किसी अदर पार्टीज से लो, किसी से भी लो, 12 महीनों के अंदर अंदर अगर आप उनको चुका दोगे तो वो आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहलाएंगे। जैसे आपने किसी पर्सन से या बैंक से पैसा ले रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस, 12 महीने या उससे कम के लिए अगर आपने कोई भी उधार ले रखा है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है। कैश क्रेडिट ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं। ये बैंक हमें शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने वर्दी कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स के साथ लंबे समय से जुड़े हुए होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको बैंक कम अवधि के ऋण दे देता है। वो थोड़ी बहुत वो सिक्योरिटी जमा करवा लेता है लेकिन वो कस्टमर को पैसे उधार दे देता है। एनी लोन पेबल ऑन डिमांड, कोई भी लोन अगर डिमांड के ऊपर पेबल है तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक वो शॉर्ट टर्म लोन ही कहलाएगा। कोई भी बोरोइंग आपकी
अगर डिमांड के ऊपर पेबल है यानी जब उसको मांग लिया जाएगा तभी चुकाना पड़ेगा, तो मान लेना कि वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ही आएगा। आप उसको नहीं देखोगे कि कितना पीरियड है कितना नहीं। डिमांड वाले हमेशा क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है ना। तो ये तो 3 चीज़ें हैं। ये आपकी सब हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और मेन हेडिंग की बात करें तो होती है करंट लायबिलिटीज़। आपको कोई भी पार्ट दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको डिवेंचर दे दिया, तो ये कहेगा कि भी डिवेंचर की हेडिंग और सब हेडिंग बताओ, इसकी हेडिंग बताओ, इसकी सब हेडिंग बताओ। तो हम कहेंगे डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज़ नाम की जो हेडिंग है उसके अंदर आता है, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी कई सब हेडिंग्स है। तो किस सब हेडिंग्स में फॉल करेगा ये फॉल करेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाली सब हेडिंग के अंदर। तो आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है बेटा, चले आगे। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स के अंदर हम बीपी और क्रेडिटर्स दोनों को शामिल करते हैं। तो आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो बिल्स पेबल होते हैं दोनों को हम ट्रेड पेबल्स की बात में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कई बार हमारे कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि 12 महीनों बाद उनको हम पैसा चुकाएंगे। तो अगर आपको पता है कि वो जो क्रेडिटर्स आपको 12 महीनों के अंदर अंदर चुकाने हैं, उनको तो यहाँ ले लेना करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, और जिन क्रेडिटर्स को आपको 12 महीनों के बाद चुकाना है उनको आप ले जाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, और सब हेडिंग होगी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। बिल्स पेबल हमेशा ट्रेड पेबल्स के अंदर है, क्योंकि बिल्स पेबल की जो अवधि होती है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीनों से कम की ही होती है। इसलिए बीपी हमेशा ट्रेड पेबल्स के पार्ट होंगे। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स के पार्ट कब होंगे बेटा? जब वो 12 महीनों के अंदर चुका दिए जाएंगे। अगर क्रेडिटर्स दिया है, उनका टाइम पीरियड नहीं दिया कि कितने महीनों बाद चुकाने हैं, तो आप उन्हें ट्रेड पेबल्स में ही शामिल करोगे शॉर्ट टर्म मानते हुए। ठीक है बेटा। अब आती है हमारी इम्पोर्टेंट हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है वो लायबिलिटीज़ जो कि ऊपर वाली जो हेडिंग्स सब हेडिंग्स हैं उनमें नहीं आ पाई। जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट है, इसको अच्छे से याद करना। लंबी अवधि के आपने कुछ ऋण ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब लंबी अवधि के ऋण, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ पैसा हम अगली बैलेंस शीट बनने से पहले पहले चुका दें, कुछ पैसा हो सकता है। तो जो पैसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आप नेक्स्ट 12 मंथ्स में चुका दोगे उन्हें कहा जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लंबी अवधि के ऋणों का वह भाग जो कि आज जो बैलेंस शीट बनी है उसकी डेट से आने वाले 12 महीनों में चुका देनी है, उन्हें कहा जाएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और ये पैसा हमेशा अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि डिवेंचर कंपनी के पास है 12 लाख रुपए के, तो डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगली साल के एंड आते आते हम 2 लाख के डिवेंचर चुका देंगे। तो ये जो 2 लाख चुकाने हैं ये तो आपको अगले 12 महीनों में चुकाने हैं ना, तो आप यहाँ से 2 लाख रुपए निकाल कर तो यहाँ दिखा देंगे अदर करंट लायबिलिटीज़ में, और जो 10 लाख बच गए वो आपके अभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर पड़े रहेंगे। ठीक है बेटा। आगे है कॉल्स इन एडवांस। कोई भी शेयर होल्डर या डायरेक्टर या कोई भी पर्सन अगर अपनी फ्यूचर की आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स के साथ दे देता है एडवांस में, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। ये हमेशा अदर करंट लायबिलिटीज़ का ही पार्ट होती है। आगे बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू टू रिफंड, हमने पढ़ा था, ये सेकंड में हेडिंग थी हमारी लायबिलिटी साइड की, कि अगर एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड कर देनी है तब तो ये जो दूसरी हेडिंग है वो यहाँ नहीं आएगी, वो कहाँ चली जाएगी, इस अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा हमें चुकाना है। लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर ली, लेकिन इनके बदले आपको अलॉटमेंट करना है अगले मंथ में या 2-4 महीनों में, तो फिर ये जो पैसा है ये यहाँ नहीं आएगा, ये हमारी जो लायबिलिटी साइड की दूसरी हेडिंग थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये पैसा वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। किसी प्रकार को कोई खर्चा हो, रेंट हो, एक्सपेंस हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी भी खर्चे को चुकाना अभी बाकी है, वो हमेशा यहाँ आएगा। आपने कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, आपने कस्टमर से एडवांस पैसा रिसीव कर लिया, तो कस्टमर का पैसा एडवांस रिसीव कर लिया, तो उसके बदले आपको उनको कोई ना कोई सर्विस देनी है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, और वो आपकी लायबिलिटी आएगी अदर करंट लायबिलिटीज़ में।
आपको जीएसटी चुकाना है लेकिन चुकाया नहीं है, पेबल, वो आएगा यहाँ पर। आपने इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट बनता है और वो आपने एक्रूड यानी कि पक्का भी हो गया और ड्यू आपको चुकाना भी है लेकिन चुका नहीं पा रहे आप, तो भी वो यहाँ आएगा। यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर जो ब्याज बनता है वो हमेशा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में होगा, चाहे वो बोरोइंग्स हम 20 साल बाद चुकाएं। बोरोइंग्स देखो बेटा लॉन्ग टर्म होती हैं लेकिन इंटरेस्ट हमेशा हर साल चुकाया जाता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आ जाए तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, वो ड्यू हुआ हो ड्यू ना हुआ हो, आपको हमेशा अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने होती है, इसलिए इंटरेस्ट हमेशा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में काउंट होता है, सब एडिंग होती है अदर करंट लाइबिलिटीज़। आगे है बेटा, हो सकता है कि आपके जो डिबेंचर्स हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो मैच्योर हो गए हों, यानी आपने इनको 10-10 साल के लिए जारी किया था कि भी 10 साल बाद इनका पैसा हम चुकाएंगे और वो 10 साल हमारे पूरे हो गए हैं और अगले जो बैलेंस शीट बनेगी उससे पहले पहले ये पैसा हमें चुका देना है। तो जो डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स मैच्योर हो जाते हैं, जिनकी पेमेंट की डेट आ जाती है 12 महीनों के अंदर अंदर, तो वो सारे के सारे डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स यही कहलाएंगे और उनके ऊपर कोई ब्याज बनता है वो भी आएगा। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड हर साल पे होता है, ये भी 12 महीनों की बात होती है। अगर कंपनी अपने डिविडेंड को पे नहीं कर पाती है, अनपेड, अनक्लेम्ड या कोई शेयर होल्डर इन डिविडेंड्स को क्लेम नहीं करता है, कंपनी ने तो डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड की बिल ले जाओ, लेकिन शेयर होल्डर का आता पता नहीं है, वो मांगने ही नहीं आ रहा अपना चेक, उसका चेक बना के हमने कंपनी में रखा हुआ है लेकिन वो आया नहीं अभी तक लेने। तो अगर कंपनी पे नहीं करती है तो अनपेड, शेयर होल्डर लेने नहीं आता है तो अनक्लेम्ड, दोनों प्रकार के डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। आपको एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देना था, नहीं दे पाए। आपको उनको ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कई बार हम एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस पे करते हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, तो अगर इस तरह से भी कोई एक्सपेंस पेबल है वो भी यहाँ पर आएगा। तो बेटा इन हेडिंग सब हेडिंग को अच्छे से याद करना है। और लास्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम उन लाइबिलिटीज़ के लिए बनाते हैं जो लाइबिलिटीज़ हो सकता है कि अगले 12 महीनों में ड्यू हो जाएं। जो प्रोविज़न की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी बनेगी वो श्योर नहीं है, बनेगी ज़रूर लेकिन श्योर नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं जो 12 महीनों के अंदर अंदर हमारे सिर पे बर्डन बन सकती हैं, तो हम उनके लिए प्रोविज़न बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ 12 महीनों में मानो कि आपकी पक्की बन सकती हैं लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि होंगी कि नहीं होंगी, उनके लिए आप जो प्रोविज़न बनाएंगे वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएंगे। जैसे हम हर साल टैक्स पे करते हैं, कितना पे करते हैं ये नहीं पता होता लेकिन टैक्स पे करना होता है, तो 12 महीनों के अंदर टैक्स जाता है, तो इसके लिए जो प्रोविज़न बनेगा वो शॉर्ट टर्म में आएगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन भी हम एनुअली लगाते हैं, तो एनुअली चीज़ों के लिए अगर आपको कोई प्रोविज़न बनाना तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा। किसी प्रकार के एक्सपेंस के लिए प्रोविज़न बनाना है, आपको एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है, जो एम्प्लॉय आपके 12 महीनों के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं उनके लिए जो भी प्रोविज़न आप बनाओगे वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा। और 12 महीनों के बाद जो एम्प्लॉय रिटायर होंगे उनके लिए प्रोविज़न आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। अदर प्रोविजंस जो कि आपको 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट बनाने हैं, यानी अगर ऐसा कोई प्रोविज़न दिखता है, ऐसी कोई लायबिलिटी दिखती है कि जो 12 महीने में ड्यू हो सकती है, उसके लिए प्रोविज़न बनाना ज़रूरी है, तो वो प्रोविज़न भी आपका कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड की चारों हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। कल क्लासरूम में हम एसेट्स की हेडिंग शुरू करवाएंगे। आप लोग कल के होमवर्क के लिए जो मैंने आपको ये करवाया है आप इसको फेयर नोट में नोट करेंगे, और फेयर नोट में नोट करने के बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि मैंने आपसे आइटम्स की लिस्ट पूछी है, आपको ये बताना है कि ये जो आइटम्स हैं ये कौन सी तो हेडिंग के अंदर आते हैं। हेडिंग पता करने के बाद आप ये पता करो कि ये जो है ये कौन सी सब हेडिंग में फॉल करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया जनरल रिजर्व। अब हमें पता है कि जनरल रिजर्व किसी न किसी सब हेडिंग और हेडिंग में फॉल करता है, तो इसकी हेडिंग मेरे को पता चलेगी। हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस,
हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, लेकिन ये सब हेडिंग कौन सी होती है? सब हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड्स और सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ पड़े होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के प्रत्येक आइटम्स की हेडिंग लिखनी है और प्रत्येक आइटम की सब हेडिंग लिखनी है। ये मैंने आपको 15 आइटम दिए हैं। इसको बड़ी मेरे पास ये कॉपी थोड़ी छोटी है, आपके पास बड़ी कॉपी है, तो अच्छे से अरेंज करके हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से अरेंज करके और कल आप क्लासरूम में इसको चेक करवाओगे। ठीक है बेटा, अच्छे से याद करें। कल मैं एक बार सुनूंगा और सैटरडे को हमारा टेस्ट रहेगा, टेस्ट जो UT2 है, अगस्त UT2, और उस टेस्ट का सिलेबस रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स। उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, पूरा चैप्टर आएगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। जो मैंने आपको करवा रखा है, जो मैंने कल आपको नोट्स दिए थे, उन नोट्स में से कुछ नहीं पूछूंगा, जो मैंने आपको क्लासरूम में करवाया है उसी में से पूछूंगा। यानी जो नोट्स कल आपको दिए गए हैं उन नोट्स में से मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। मैंने आपको क्लासरूम में जो करवाया है इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, उसी में से 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा सैटरडे को। ठीक है, बाद में कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है बेटा, ओके।